बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में 15 जमाती मखलूत हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश किया है और इस बजट में ज़ाहिर है बहुत सारी झलक हमें गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसियों की नज़र आ रही है और ये हमेशा ही होता है। लेकिन जब आप चौथे साल का बजट दे रहे होते, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बजट होता तो ये आखिरी बजट होता, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। लेकिन आज जो हुकूमत ने बजट पेश किया है, अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे कुछ बेहतर बजट कह रहे हैं। जितनी मुश्किलात का एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो शायद उनको इस बजट में नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या गैर मामूली हालात में ये वाकई गैर मामूली बजट है? इसमें फिजिकल कंसोलिडेशन की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये स्टेबिलिटी का बजट है, ये ग्रोथ का बजट नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या वो वाकई नई हैं? हमने जो अहदाफ रखे हैं, चाहे वो जीडीपी का हो, चाहे वो रेमिटेंसेस का हो, टैक्स कलेक्शन हो, क्या वो रियलिस्टिक हैं, हकीकी हैं या गैर हकीकी हैं, एम्बिशियस हैं? ये वो बुनियादी सवाल हैं। और ज़ाहिर है अदाद शुमार तो आपको माहिरीन ही समझाएंगे, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें क्या रिलीफ़ है? और अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो क्या उसके बाद वो रिलीफ नज़र आना शुरू हो जाएगा? आम आदमी बस ये जानना चाहता है और सरकारी मुलाजमीन के लिए कुछ ये बेहतरी की खबरें लेके आया है। आज हमने देखा था कि काफ़ी एहतजाज भी किया जा रहा था। बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अभी अपोजिशन में होना चाहिए था, उनके इस्तीफ़े अभी भी हवा में हैं, ना मंजूर हुए हैं ना मुस्तरद हुए हैं। आज अगर वो ऐवान में होते तो माहौल मुख्तलिफ होता, वो ऐवान में नहीं थे और यकीनन आज उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि PTI के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो ऐवान में हूँ। तो बजट कैसा है ऐसे हालात में? जिस नहज पे इस वक्त हमारी इकॉनमी है, क्या जो अहदाफ हैं वो हम हासिल कर पाएंगे? हम चाह रहे हैं कि अफराते ज़र जो है उसको भी काबू में रखा जाए, महंगाई डबल डिजिट से थोड़ी सी नीचे आए, या डबल डिजिट पे भी अगर हो तो 11 के अराउंड रहे, GDP जो है वो 5% रहे। तो ये अहदाफ कैसे हासिल होंगे, ये पूछेंगे अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल से, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यही काम किया है, इस काम को देखा है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने पॉलिसियाँ बनाई उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया है। मेरा पैनल बहुत एमिनेंट है जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं बहुत, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अनदर रिनाउंड नेम इकॉनमी की और पॉलिसीज़ की जब बात होती है। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। वकार मसूद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। आप पिछली हुकूमत की इमीडिएट टीम का कुछ अर्सा हिस्सा रहे और फिर आपने वो टीम आपने छोड़ दी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, अगर मैं मोटे मोटे अहदाफ की बात करूँ, बजट खसारे की बात करूँ, तो कुछ नया नज़र आया आपको इस बजट में? और कैसा क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सारे नंबर्स देखे? बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, अभी तो मैं इकराम साहब से भी कह रहा था, अभी मुकम्मल खदोखाल बजट के सामने नहीं आए हैं। सारी जो दस्तावेज़ात हैं उसमें वक्त लगेगा। आइंदा 2-1 घंटे के अंदर जो हैं वो हमको मैसर आ जाएंगी। और इस वक्त तो तकरीर हमने सुनी है, और तकरीर जो है वो इख्तिसार से भी इख्तिसार होता है बजट का। तो लेकिन देखें, जो चीज़ें हमें जिनकी फ़िक्र होनी चाहिए इस बजट के अंदर, सबसे पहले इसी को देख लें कि ये कह रहे हैं कि जनाब हम 4.9% का डेफिसिट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरह के काबिल एतमाद इक़दामात किए गए हैं बजट के अंदर जिसकी वजह से हमें एतमाद हो कि यार ये अच्छा टारगेट 4.9 का ये हासिल कर सकेंगे? एक ये बात हो गई। दूसरे, जो देखिए, आपने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि फिस्कल कंसोलिडेशन है। अब अगर ये फिस्कल कंसोलिडेशन है तो यानी ये डेफिसिट की हद तक तो मैं किसी हद तक मान लूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मुश्किल में डाल रही हैं एक राय बनाने में। और उसमें सबसे अहम तरीन ये है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि हम 5% ग्रोथ करेंगे अगले 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 साल में। 5% की ग्रोथ होना
5% की, पिछले साल आपने 4.8% की ग्रोथ का टारगेट किया था और वो के 6% के करीब हो रही है वो, लेकिन उसकी वजह से आपका सारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी जो है वो खराब हो गया। फिर ये कि आपने खुद शुरू से कह दिया है कि 11.5% का इन्फ्लेशन होगा। तो बेसिकली हम आवाम को ये कह रहे हैं कि जनाब इन्फ्लेशन के मामले में तो किसी आप गलत फहमी में मुब्तला मत होइएगा और इन्फ्लेशन चलेगा। आज नंबर आया है जो वीकली SPI होती है वो 24% का है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा जो टैक्स के मामलात हैं उसमें अभी इन्होंने जो नंबर बताया है कि हम कितना टैक्स इकट्ठा करेंगे वो 7,004 बिलियन रुपए। अगर इन्होंने पिछले साल के 6,100 हासिल कर लिए हैं और 7,004 हैं तो ये तो लेस देन 15% हैं। और अगर आपके पास 5% की ग्रोथ है और 11.5% का इन्फ्लेशन है तो 16.5% की आपके पास जो है रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। मैं आखिरी बात आपके सामने ये रखता हूँ, बल्कि दो बातें अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी जी, आप, मैं आपका पहला रिएक्शन लेना चाहती हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ और बाकी मेहमानों की तरफ लेके जाऊँगी। अब देखें, मुझे यकीन है कि मेरे भाई इकराम साहब भी इससे इत्तफाक करेंगे। ये मिफ्ता साहब का बड़ा महबूब ये मसला हो गया है कि जब आते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो टैक्सेबल लिमिट है उसको मैं फिर पहले 12 लाख करके चले गए थे, जिसको बड़ी मुश्किल से वापस लेकर आए 6 लाख के ऊपर। इससे आप देखें कि जो टैक्स पेयर जिसका रोना रोते रहते हैं हर कोई के कम टैक्स पेयर हैं, वो तो आप इतने सारे लोगों को बिल्कुल ऑटोमेटिकली निकाल देंगे और फिर आप ये तदबीर करेंगे कि हर किसी से कहेंगे कि यार वो 1,000 रुपए का टैक्स दे दो या 2,000 का टैक्स दे दो, और ताकि तुम्हारा नाम जो है नॉन टैक्स पेयर की लिस्ट में ना आए। और फिर आप मतलब जो है एक टिकट में दो मजे वाली बात है कि टैक्स पेयर हैं भी नहीं और उसके बावजूद आप नॉन टैक्स पेयर भी नहीं हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा था वो ये है कि इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी का एहतमाम किया है, लेकिन जो हदफ रखा है 750 अरब रुपए का है पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी 750 अरब रुपए लगेगी। आप बमुश्किल 60 दोनों पर पेट्रोल डीजल पे आपने अभी लगाए हैं, वो उसका बोझ आवाम से नहीं संभल रहा। क्या आप ऐसे में ये सोच भी सकते हैं कि जनाब मैं इस पेट्रोलियम लेवी के हवाले से जो है नए इक़दाम लूंगा? तो ये मेरे ख्याल में कुछ और बातें भी हैं। ठीक है, मैं बाकी बातों की तरफ भी आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वकार कह रहे हैं कि ये परेशानी वाली बातें हैं कि आपने कौन से ऐसे इक़दामात तजवीज़ किए हैं कि जिससे आप जो डेफिसिट है उसको कम कर सकें, 4.9 पे लेके जा सकें। फिर टैक्स नेट वाली बात तो ज़ाहिर है वो एक आर्गूमेंट आता है कि बहुत जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस का बोझ है और जो बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस उस तरह से हैं नहीं। तो ज़ाहिर है जो कम आमदनी वाले हैं वो इसको खुशाइन कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब टेक्निकल बात कर रहे हैं कि फिर आपका जो टैक्स बेस है वो मज़ीद सुकड़ जाएगा, इतने सारे लोग अगर उसमें से निकल जाएंगे। तो कैसे आप ओवरऑल देखते हैं जैसे बजट पेश किया गया है? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद बहुत ही कोई बुरा बजट होगा और शायद हुकूमत के अंदर भी लोग जो हैं वो कह रहे थे कि बड़े मुश्किल हालात हैं और बड़ा ही मुश्किल है ऐसे में बजट बनाना। डॉक्टर इकराम। डॉक्टर सलमान शाह जी, मेरा ख्याल था कि इस बजट के अंदर ये इत्माम तो हरकत होगा ही कि अगर हमने टैक्सेस को उस शरह से बढ़ाना है जिस शरह से हमारी ग्रोथ चाह रही थी 28% की, तो उसके तो बिल्कुल रिवर्सल लग रहा है कि उन्होंने कुछ कह दिया कि छोटे ताजर जो हैं वो फिक्स टैक्स दे दे। अब ये देखिए कि ऑलरेडी आपके बिजली के बिलों में तो इनकम टैक्स भी लग के आ रहा है और सेल टैक्स भी लग कर आ रहा है, तो फिक्स से क्या आप राहत लेना चाहते हैं कि वो जो उनका बिजली और उस पर कट के आ रहा है वो उसको फुल एंड फाइनल कर देंगे? तो उनकी तो लिए कोई इनकम जाहिर करना, बताना
और ये बेस का एरोजन इस तरह से होना, ये तो बड़ी आम फहम सी बात है कि इससे बिल्कुल फिर सैलरी वालों का भी और नॉन सैलरी वालों का जब आप उठाकर थ्रेशोल्ड ऊपर लेके जाते हैं और कहते चले आप 6 लाख से 12 के बजाय 100 रुपये दे दें। और तीसरा आप देख लें कि जो भी हमारे लोग हैं जिसको फाइलर नॉन फाइलर, वो तो एक नील की इनकम भी दे देगा तो वो फाइलर बन जाएगा। अब अभी भी हमारे साथ यही मजाक हो रहा है कि 3.1 मिलियन, आज मैं देख रहा था एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है, जो वो हर हफ्ते को FBR वाले अपनी साइट के ऊपर अपडेट करते हैं, वही 3.1 मिलियन। और उसका जब आप एनालिसिस देखें तो आप हैरान परेशान रह जाते हैं कि उसमें से 70% लोगों की तो आमदनी या तो काबिल टैक्स है और या बिल्कुल ही ऐसे है कि उसको शुमार करें कि ना करे वाली बात होती है। तो ये तरीकाकार अगर वो फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए आप कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका डेफिसिट कंट्रोल होता, क्योंकि देखिए एक्सपेंडिचर की साइड पर आपके दोनों आइटम जो है, एक आपका डेट सर्विसिंग और आपका दफा जो है, वो तो सारी ऑलमोस्ट आपकी नेट इनकम, और उसमें अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू भी शामिल कर ले तो वफाक के पास क्या रहता है। तो आप अपनी सारी, अगर आपने सैलरी भी बढ़ा दी वो भी फंडेड बाई लोन है, आपने डेवलपमेंट की, उसके डेवलपमेंट को तो छोड़िए, इवन जारी अखराजात आपके फंडेड बाई लोन है, फिर आपका डेट सर्विसिंग अगली साल और बढ़ेगा। तो इस बजट में कौन सी ऐसी नई इनोवेटिव बात की है जिससे कि हम ये कह सकें कि जो ट्विन मैनेसेस हैं हमारे डेफिसिट के, और उसके साथ फिर करंट अकाउंट हमारा जो है और ट्रेड डेफिसिट, ये तो बढ़ जाते हैं, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं और ये ट्विन मैनेसेस ही, और उसके साथ कपल्ड विद हाई इन्फ्लेशन और अनसस्टेनेबल डेट बर्डन। तो किस तरह की कोई ऐसी चीज़ तो बिल्कुल इस बजट में नज़र नहीं आई। इससे बिजनेस एज यूजुअल है, फिर पता नहीं है गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, अगले इस बजट के बाद इलेक्शन अगले नेक्स्ट होते हैं, क्या सूरत हाल होगी। सियासी अदम इस्तेकाम जो है, पॉलिसीज़ का जो तसलसल है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस हुकूमत को भी शायद ये आइडिया था कि पता नहीं आगे इलेक्शंस के अंदर तो हम कोई ऐसा बजट दें जिससे करेक्शन आए तो शायद हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको बहुत खदशा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि करेक्शन आए, तो वो करेक्शन कैसे आएगी? ज़ाहिर है बुनियादी सवाल तो लोग यही पूछते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं डॉक्टर वकार साहब कि जो हमारा तरक्याती, ज़ाहिर है उसके ऊपर भी लोग बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मिजाज है उसमें अगर आप तरक्याती बजट में एलोकेशन कम करेंगे या वहाँ पे कटौतियाँ करेंगे तो उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। और पहले ही कुछ फैसले ये हुकूमत ऐसे कर चुकी है कि उनको एक बड़ी हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ी है। लेकिन जो हमारी डेट सर्विसिंग के मद में हम इतनी बड़ी अमाउंट हमने मुख्तस की, इस बार भी हम 3,950 अरब हमने मुख्तस किए हैं। हम इस डेट के इस सारे चक्कर से, इस कर्ज़े से कैसे निकलेंगे? आपको लगता है कि कोई जो अभी ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि लॉन्ग टर्म में कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं, पॉसिबल है, चाहे वो देर से ही हो, लेकिन क्या मुमकिनात में है या नहीं है? तंजीला बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब आप तैयार हों एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए। ये जो बजट आपने, यानी ये जो डेट सर्विसिंग आपके पास आई है, ये तो दरअसल अक्कासी कर रही है कि आपने अपने रेवेन्यूज़ को अपनी इस्तिताअत और अपनी सलाहियत के मुताबिक नहीं बढ़ाया और आपने अपने ख़र्चों को वही शाह खर्चियों के ऊपर रखा है। लिहाजा उनको पूरा करने के लिए कर्ज़ा लिया है और कर्ज़ा लेते 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 वो जो कर्ज़ा है उसकी नौइयत अब इस मकाम पे पहुंच गई है। देखें ना, ये पिछली हुकूमत के दरमियान में 25 ट्रिलियन से आप 45 ट्रिलियन के इस 3.5 साल में पहुंच गए हैं। ये रफ्तार है जिससे आपका कर्जा बढ़ रहा है। जब इस रफ्तार से बढ़ेगा तो ये डेट सर्विसिंग भी बढ़ेगी और फिर मजीद कर्जा बढ़ेगा और फिर ये साइकिल, यू हैव टू ब्रेक दिस, इसे डेट ट्रैप भी कहते हैं, और ये जो साइकिल है, विशेष साइकिल, इसे करना पड़ेगा। लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें। अभी ये कह रहे हैं डॉक्टर इकराम साहब कि भाई आप दिखाइए ना कि कहाँ पर आपने फिस्कल कंसोलिडेशन किया है। 800 अरब रुपए इसमें डेवलपमेंट स्पेंडिंग है। वो लग रहा है कि जैसे खैरात के तौर पे दिया जा रहा है, 1% भी नहीं है वो। यानी आपकी डेट सर्विसिंग जो है वो 6-7% आ रही है और आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 800 बिलियन रुपए जरा सा ज्यादा है 1% ऑफ जीडीपी से। और इससे आप कह रहे हैं कि 5% जो है ग्रोथ होगी।
ये मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिए सर, इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हुकूमत के सामने जो असल मसला है वो एक ऐसी मईशत जो पटड़ी से उतरी भी है उसे वापस पटड़ी पे चढ़ाना है, एक बात। अच्छा, और उसकी बुनियादी शर्त ये है कि किसी तरीके से ये IMF के साथ एक मफाहमत हो जाए और वो हमें ट्रांच दे दें, उनका प्रोग्राम बहाल हो जाए। तो मेरी नज़र में इस बजट को जांचने का सबसे अहम तरीन पैमाना जो है वो यही होना चाहिए कि क्या ये बजट IMF से मफाहमत के मुताबिक है, और अगर नहीं है तो मुझे तशवीश होगी। मुझे 2-4 जगह लग रहा है कि शायद इसमें मसले हों। अब ये जो डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। ये जो मसले हैं ये हम आपसे पूछेंगे। आई नो हमने आपको फ्री भी करना है, लेकिन ये बड़ा अहम है कि IMF के साथ ज़ाहिर है मफाहमत की बुनियाद पे ही अभी हमने देखा कि जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ है, लेकिन जो मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं उसी पॉलिटिकल कॉस्ट की मैं बात भी करी थी, कुछ उस पर मज़ीद भी बात करेंगे जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर वकार मसूद का नुक्ता बड़ा अहम था कि अगर ये जो इनिशिएटिव्स इसमें कुछ किए गए हैं, स्पेशली आपने जो टैक्स स्लैब है वो तब्दील की है, आपने एग्जेम्पशन दी है 1 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को, तो क्या IMF इन चीज़ों से राज़ी होगा या नहीं? डॉक्टर इकराम, अगर आप क्विकली इस पर कमेंट कर दें तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगी, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन पहले अगर आप बता दीजिए कि आपको लगता है कि ये IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक एक बजट है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो तय पाया था कि हम जो स्लैब्स जो है उनको रैशनलाइज करेंगे। ये थ्रेशोल्ड जो आप ऊपर लेके जाते हैं, तो पाकिस्तान की वर्क फोर्स के हिसाब से आप देखें तो आप तो एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स नेट से ही बाहर निकाल रहे हैं। और फिर मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, ये जो हमारे यहाँ फाइलर नॉन फाइलर के और डबल, तो लोग उसको बचने का बड़ा आसान तरीका ये करते हैं कि एक रिटर्न जाकर आप नील की डाल दें। अब आपने नील की रिटर्न डाल दी, टैक्स लॉ ये कहता है कि आपका केस उस वक्त तक रीओपन ही नहीं हो सकता। ये तो आपकी एक तरह से वेस्टेड राइट बन गया, क्योंकि जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं वो आपका असेसमेंट बन जाता है, तो वो उस टैक्स से भी बच गया। तो इतनी बेस एरोजन होगी टैक्सेशन में, और ये पहले भी 2018 में आखिरी बजट जो इनको नहीं देना चाहिए था, वकार मसूद साहब ने भी लिखा था उस वक्त कि भाई आपका मैंडेट नहीं है, इलेक्शन आने वाला, आप एक इमरजेंसी का बजट दीजिए और नई हुकूमत को आने दीजिए। मुझे तो ये लग रहा है कि इनको शायद ये यकीन नहीं है कि ये कंटिन्यू भी करेंगे, और ये अर्ली इलेक्शन का कोई, तो इन्होंने कहा एक ऐसा बजट दे देते हैं जिसपे हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल तो ज़ाया ना करें, और इस तरह की मराद दे दें कि जी हम 12 लाख पे टैक्स नहीं लगाते, हम ये नहीं करते, और फिर हमने कौन सा अगले साल होना है, जो नई हुकूमत आएगी और वो देख लेगी, इलेक्शन होंगे। क्योंकि देखिए ना, अभी आपको यही इल्म नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये अगले माली साल में जाएगी भी कि नहीं जाएगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम ये मुश्किल फैसले कर इसीलिए रहे हैं, पॉलिटिकल अपना। ये कौन सा मुश्किल फैसला किया है? ये तो ये नहीं कि ये किया है कि जो IMF से, एक तो देखो दोहा से आप चले आए, वहाँ आपको चाहिए था कि उनसे कोई एग्रीमेंट करके आते, आप आगे कि अच्छा जी आप हमारी जो प्री बजट में देख लो, और फिर आकर उसके बरक्स फैसले कर रहे हैं। इनकम टैक्स में इतनी एग्जम्पशंस फिर आपने क्रिएट कर दी, डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर दी, और फिक्स टैक्स, और ये इन सारी चीज़ों से वो बहुत वो तो इरिटेट होते हैं, हम भी इरिटेट होते हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करने को तैयार ही नहीं है। जब आप आते हैं, आप एक तरफ से ट्रेडिंग क्लास को खुश करना चाहते हैं, और इस तरह की फिर आप चीज़ें करते हैं उसका। डॉक्टर वकार, हम जब बात सुनते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उनकी एग्जाम्पशंस को ख़त्म होना चाहिए, हम आज भी सुबह सुन रहे थे कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे जो टैक्स छूट है उसको या कम किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा, लेकिन जो सियासी हुकूमतें आके बजट देती हैं वो मराद पर मबनी बजट है। पाकिस्तान की इकॉनमी में इतनी ज़्यादा मराद की कोई जस्टिफिकेशन है? और जब ये हुकूमत ने ये तय कर ही लिया था, लोगों का मूड भी बना लिया था कि मुश्किल फ़ैसले हम करने लगे। इमरान खान साहब तो सिर्फ कहते रहे ना, उन्होंने किए नहीं। इन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही है अगर इन्होंने सर्वाइव करना है। तो आपको लगता है कि कुछ एग्जेम्पशंस उनको ख़त्म करनी चाहिए थी बजाय इसके कि मज़ीद एग्जेम्पशंस लेके आते?
हाँ, देखें, मतलब यानी कि पहले अच्छी बात कर लेते हैं। एक अच्छा कदम जो उठाया है इस बजट के अंदर वो ये है कि जो 300 मिलियन से ज़्यादा की इनकम है उसके ऊपर इन्होंने एक इजाफी टैक्स जो है सुपर टैक्स वगैरह कुछ 5-1% का, डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर सकते हैं, जी सर। वो लगाया है जो अच्छी 2%। बात है। और ये खुसूसन उन लोगों पे इसका असर पड़ेगा जिनके पास इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। हमने देखा है अगर गवर्नमेंट 4 ट्रिलियन रुपए सूद की मद में अदा कर रही है तो वो किसी की इनकम तो बन रही है, और ये वही लोग हैं। और पहले भी इनका टैक्स हाई है, लेकिन अब जरूरत थी कि इससे मजीद बढ़ाया जाए, वो मजीद बढ़ा दिया गया। लेकिन साथ ही देखें दूसरी तरफ, जैसा अभी कहा डॉक्टर साहब ने, IMF तो अब बहुत जोर दे रहा था पर्सनल इनकम टैक्स की रिफॉर्म्स की, और उससे चले वो गैर हकीकत पसंदाना उनका मुतालबा था। अब हमारे पास कोई 120 अरब रुपए आ रहे थे एक साल पहले पर्सनल इनकम टैक्स में, और वो इसको 300 अरब तक लेके जाना चाहते थे। अच्छा भाई, हमने इसको रजिस्ट किया, ये नहीं किया, लेकिन ये जो काम कर दिया इन्होंने कि जनाब वो 12 लाख तक की इनकम टैक्सेबल नहीं है, ये तो बिल्कुल उनको मतलब एक शोइंग रेड रैग टू ए बुल वाली बात है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरी बात, उमूमन मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, ये देखेंगे इस बात को कि ओवरऑल टैक्स एफर्ट जो है और ये जो कंसोलिडेशन है, वही बात जो मैंने शुरू में कही, मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि इसका असल पैमाना इसकी अच्छाई बुराई का वो ये है कि क्या IMF से जो मुफाहमत हुई है उसके मुताबिक है या नहीं है। और अभी मुझे उस पर शुबा है, लेकिन एक आध दिन के अंदर ये बात सबके सामने आया हो जाएगी। और अगर ये है तो मुझे मतलब ना चाहते हुए भी कबूल होगा, और हम मतलब जो है जो हमारी फौरी मुश्किल है उसके हल में आसानी मैं देख ज़ाहिर रहा है हूँ जब आपके पैदा हो मुल्क जाएगी। में ज़र मुबादला के ज़खायर जिस नहज पे हैं वहाँ पे हों तो ज़ाहिर है आप बेशक बुरे दिल के साथ ही आप इस तरह के प्रोग्राम्स को वेलकम करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कुछ देर से ही सही, लेकिन डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर वकार मसूद की और डॉक्टर इकराम की कुछ बात सुनी होगी। वो ज़्यादा जो बात कर रहे हैं वो यही है कि क्या जो बजट पेश हुआ है उसके बाद हम IMF का प्रोग्राम बहाल करने में कामयाब हो सकेंगे, तो आपका रिएक्शन इस पर क्या है? जी, आई थिंक एक बड़ा अच्छा मौका था फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लिए कि वो पूरी कौम को बताते इश्यूज क्या हैं हमारी इकॉनमी के, और उसके तनाजुर में क्या हमारी स्ट्रेटजी है, और उसके मुताबिक बजट बनाया जाता और बजट में बताया जाता कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये IMF के साथ हमारा जो समझौता होना है उसमें ये कैसे मददगार साबित होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। 75% तो वक्त वो करते रहे तनकीद प्रीवियस गवर्नमेंट पे, और जो एक्चुअल इशू था उसके ऊपर तो बात ही नहीं की। उसके बाद फिर ये कोई इनोवेशन मुझे नज़र नहीं आई कि बहुत इनोवेटिव किस्म की चीज़ें होती जिससे मैं समझता कि हाँ हमारे जो इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक हो जाएंगे या सही तरीके से कोई रिफॉर्म्स होंगी। कोई प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं हुआ, टैक्स नेट को बढ़ाने का तरीका नहीं बताया गया, वही ट्रेडिशनल चीज़ें ये पिछले 10 बजट्स आप उठा लें उसी में ये के आप कर लें तो ये बन जाएगा। हालांकि ये जो बजट था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट था क्योंकि ये हिंज करता है कि अगर हमारा IMF के साथ समझौता नहीं होता तो हमें एक बहुत डिज़ास्टर्स सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, और वो डिफ़ॉल्ट है क्योंकि हमने बहुत बड़े कर्जे रीफाइनेंस करने हैं और हमारे जो IMF के साथ मायदे के बगैर वो हो नहीं सकते। और हमारी जो हो सकता है आगे चल के हमें अपने डेट्स को भी रीस्ट्रक्चर करना है, हमें और डेट्स लेने हैं ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो भी चलती रहे। तो वो कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की फाइनेंस मिनिस्टर ने, हालांकि बड़े टेक्निकल इंसान हैं और इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था पाकिस्तान को कि ये क्यों हो रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है।
अच्छा, मैं और आपसे मुझे लगता है कि जी, मैं आपसे सेक्टर वाइज भी कुछ अनसर्टिनिटी पूछूंगी कि आप भी कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, डॉक्टर इकराम भी बार बार यही कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हमने अब अपनी मुद्दत पूरी करनी है और इलेक्शन की तरफ जाना है। कुछ इकदाम ऐसे हैं जिसको देख के ये लग रहा है कि शायद जो पॉलिटिकल एक आप कह लीजिए कि उसका नुकसान है उसको कम से कम रखने की कोशिश भी की गई, और ज़ाहिर सियासी जमातों की मजबूरी होती है, उन्होंने आगे इलेक्शंस में जाना है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं सेक्टर वाइज भी डॉक्टर सलमान शाह से, डॉक्टर इकराम से पूछूंगी कि जो सेक्टर्स कुछ हैं जिनको कुछ को इंसेंटिव्स दिए गए हैं, कुछ पे कुछ टैक्सेस ऐड किए गए हैं, उनको वो कैसे देखते हैं। ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। जी, आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे जी। बगैर किसी तमहीद के नासिर गोंदल साहब, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के बिज़नेस से आपका ताल्लुक़ है, तो आपका फ़ीडबैक भी लूँगी। लेकिन पहले डॉक्टर इकराम, अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूँ, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हमें बहुत सारी डेट सर्विसिंग करनी है, बहुत सारा हमने कर्ज़ा वापस करना है, तो कैसे मैनेज होगा, क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, उससे कि हमारे जो बाहर चाहे बॉन्ड्स हों, चाहे हमारी वायबिलिटी हो, वो तो इतनी तेज़ी से जो है वो डिप्लीट हो रही है, और उसके मुकाबले में उसका कोई और तरीका नहीं है कि हमारा IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो जारी रहे। अभी ये प्रोग्राम तो 39 मंथ्स का था। मैं तो कहता हूँ अगले आपको शायद और 4-5 साल IMF के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ना वर्ल्ड बैंक से आप प्रोजेक्ट लोन ले सकेंगे, ना आपसे एशियन डेवलपमेंट बैंक बात करेगा, ना कोई और IF आपसे बात करेगा। तो ये सूरत हाल जो है ये तो बिल्कुल क्लियर है, और हमें पता है कि ना हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इतनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और आपको पता है कि ये हमारी रेमिटेंसेस की बस यही लेवल रहेगा। करंट अकाउंट का अब आप देख लीजिए कि जो क्वांटम है इतना बढ़ गया है। फिर इस वक्त ये हाल है कि हमारे ज़खायर भी सिर्फ 2 हफ्ते के भी बाद मुश्किल रह गए हैं, जिससे हम अपनी इंपोर्ट को ही फिनेंस कर सकें और फंड कर सकें। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि बहुत ही जो है वो गवर्नमेंट को कोई ऐसी आउट ऑफ बॉक्स, अब देखिए ना, ये हमारी प्राइवेटाइजेशन पड़ी हुई है चीज़ें। भाई, अगर आपसे नई प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री बना के बैठे हुए हैं, तो दे दें किसी कंपनी को जहाँ पे ऑक्शन करने वाले लोग बैठे हों, जिनको जी, और ये वहाँ पे भी मेरा ऑक्शन ख्याल है करनी कि काफ़ी सारी वहाँ पे भी रीफाइनेंसिंग की और वो काफ़ी चीज़ें उनकी पाइपलाइन में हैं, लेकिन वहाँ जाहिर है उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। वक्त क्योंकि कम है डॉक्टर इकराम, तो मैं डॉक्टर सलमान शाह से भी पूछ लूँ, आउट ऑफ द बॉक्स कह रहे हैं डॉक्टर इकराम कि जब तक नहीं होंगे सोल्यूशंस, क्या आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आप सजेस्ट करते हैं कि जो हो सकती हैं इन हालात में? देखिए, हमें पता है कि एक तो हमने ये वक्त है जब यूक्रेन की जंग जारी है, इस पीरियड में हमें पता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी फाइनेंसिंग हमें करने की ज़रूरत है, और हमें अपनी एफिशिएंसी जो है, एनर्जी एफिशिएंसी, लेट्स से एनर्जी कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। और वो आपकी कीमतें जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से आपकी ये कंजम्पशन डेफिनेटली नीचे आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ी सी फाइनेंसिंग चाहिए जो IMF के ज़रिए ही आ सकती है, और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इनके कर्जे कंटिन्यू करेंगे और ये बढ़ेंगे भी। सो एक तो आपने ये इंटरनेशनल आपकी अरेंजमेंट्स इन प्लेस होनी चाहिए। दूसरा, आपको इंडिकेशन देनी चाहिए कि पाकिस्तान में आप बिजनेस कम्युनिटी को आगे लेके आएंगे और हुकूमत को छोटा करेंगे। हुकूमत का फुटप्रिंट, अब इस बजट में भी हुकूमत का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आप कर रहे हैं। आप टैक्सेस प्राइवेट सेक्टर को लगा रहे हैं और उनसे पैसा लेके हुकूमत को दे रहे हैं कि खुद हुकूमत अखराजात के, खर्चा बिल्कुल करे। ठीक है। तो ये जो गैप है इसको और फिल वो करने की ज़रूरत है। नासिर साहब, जल्दी से अगर आप भी बता दें, आपके सेक्टर के बहुत लोग मैंने खुश नहीं देखे, आपको कैसा लगा बजट, क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है? जी, मैं ये कह रहा था कि उसके साथ साथ आपको एक इशारा देना चाहिए कि आप मेजर रिफॉर्म्स करने को तैयार हैं।
जिसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने ये एनओसी कल्चर जो बनाया हुआ है उसको ख़त्म करेंगे, इजाज़तें लेने का कल्चर, फिर उसके साथ साथ ये जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है कि किसी को बिजनेस करने आपको हर किस्म की इजाज़त लेनी पड़ती है, उसको आप ख़त्म करेंगे, आसान करेंगे सारा कुछ। सही। और और बैंकों एग्जाम्पशंस। को भी आप करेंगे, एग्जाम देंगे कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा पैनिक स्ट्रिकन जो काम है उससे हमारी बिजनेस बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। ठीक है। और मसलन वो एग्जांपल ले लें, जी जी। अगर हम 8:30 बजे बाजार बंद कर देंगे और उसकी वजह से लेट्स से आपको $1 अरब बच जाता है तेल की इंपोर्ट करने का, तो अगर $25 अरब का नुकसान आपका हो जाएगा तजारत में और ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, डॉक्टर वकार मसूद हमारे साथ थे जी। बहुत सारी चीज़ें सेक्टर वाइज हम इंशाल्लाह अपने कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दिफा का बजट कोई उस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ वहाँ से ऐसे इकदाम भी किए जा रहे हैं कि बचत हो सके। अफवाज ने ये फैसला किया है कि फ्राइडे को वो मुकम्मल ड्राई डे के तौर पर रखेंगे, जहाँ पे कोई गैर ज़रूरी जो ट्रांसपोर्टेशन है और ये तमाम अखराजात कम होंगे। इसी तरह हर शोबे को कुछ ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि हम अपने अखराजात को कम से कम रखें, क्योंकि हमारी आमदन रियासत की कम है, अखराजात ज़्यादा हैं और इसी डेफिसिट की वजह से हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं और फिर कर्ज़ों की अदायगी के लिए हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं क्योंकि सूद उन पर बढ़ता चला जाता है। बहरहाल जी, ओवरऑल लोगों को ये बजट बेहतर बजट लगा है। मुश्किल हालात के बावजूद इसमें काफ़ी सारे रिलीफ हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो सोच रहे थे कि शायद IMF इन रिलीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत से खुश नहीं होगा, लेकिन हुकूमत के पास यकीनन कोई प्लान होगा। कल कोशिश करेंगे कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे से भी पूछेंगे उनके पास प्लान है क्या। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।